नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हादसे में सेना के अधिकारियों समेत 12 लोगों की भी मौत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने जताया दुख। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी। 44,000 करोड़ से अधिक की केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी। लोकसभा से 2 विधेयकों को मंजूरी। बांध सुरक्षा विधेयक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक पारित। जलवायु परिवर्तन पर नियम 193 के तहत चर्चा। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पारित। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। बिल में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज में सुरक्षित और नैतिक तौर तरीकों को अपनाने के प्रावधान। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अहम कामयाबी। अब तक देश में 130 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। 24 घंटे में कोविड के 8,439 नए केस। तमिलनाडु की कुन्नूर के पास आज दोपहर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत और सेना के अधिकारियों समेत 12 लोगों की भी मौत हो गई। हादसे में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बाल बाल बच गए और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब जनरल बिपिन रावत MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वायुसेना ने बताया है कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास कोहरे की स्थिति में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ सेना के अधिकारियों का पार्थिव शरीर कल शाम तक दिल्ली लाया जा सकता है। हादसे की खबर के बाद पूरे भारत में शोक की लहर है। भारत ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जिसका भारत की सुरक्षा में एक बड़ा योगदान था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई जानी मानी हस्तियों ने इस पर शोक जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि देश ने अपने एक बहादुर सपूत को खो दिया। मातृभूमि के प्रति 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा उनके अद्वितीय शौर्य एवं बहादुरी से परिपूर्ण रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में जनरल बिपिन रावत को एक उत्कृष्ट सैनिक बताते हुए कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीडीएस बिपिन रावत समेत बाकी लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना जताई है। तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों की मृत्यु पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों की मृत्यु पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक संवेदना व्यक्त की। जनरल बिपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर नवाजा गया। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस पर उनकी नियुक्ति हुई थी। जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 में हुआ था। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्र रहे हैं। रावत 16 दिसंबर 1978 में सेना में गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग 3री कोर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमांड, सेना के उपाध्यक्ष शामिल हैं। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक देश के 27वें सेना अध्यक्ष रहे। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस पर उनकी नियुक्ति हुई। सेना में रहते हुए देश की विशेष सेवा के दौरान उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक समेत कई सम्मानों से नवाजा गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे और पूरा देश शोकाकुल है, चाहे वो सेना प्रमुख की भूमिका में रहे हों या फिर देश के सीडीएस। उनका एक एक योगदान देश कभी नहीं भूल सकता। कश्मीर और आतंकवाद उनके लिए हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा। वो जब सेना प्रमुख थे तब कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, जिसका फर्क आज आप वहां महसूस कर सकते हैं। कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसे तो वो हमेशा बोलते थे, लेकिन सीडीएस बनने से ठीक पहले उन्होंने हमें एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें वो सवाल जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, आइए वो आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे भी युवा हैं, तकरीबन 259 ये फिगर आई है, जिन्होंने जैकलाई बटालियन को ज्वाइन किया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कश्मीर का जो जवान है वो आतंकवाद की तरफ धकेला जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर। वहाँ की ज़्यादा आवाम जो है नौकरी चाहती है, और नौकरी भी किस तरह की चाहती है, वो चाहते हैं कि मैं फ़ौज में तैनात हूँ। अभी भी कश्मीरी जो जवान है उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी आर्मी है, उसके बाद है बाकी पुलिस फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर की प्रॉब्लम है, जो कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो जाए तो हम अपने माता पिता के साथ अपने इलाके में रह सकते हैं, बिकॉज जम्मू कश्मीर पुलिस वहीं तैनात रहती है। तो इस तरीके से वो रहने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, इससे साफ आपको जाहिर होता है कि कश्मीरी आवाम फ़ौज में आना चाहता है, फ़ौज से उसे कोई नाराज़गी नहीं है। ये सब दिखलावा किया जा रहा है कि फ़ौज वहाँ पे इस तरह की दहशत करती है। आप अगर वहाँ पे अलग से अगर आवाम से बात करें तो वो सब यही चाहते हैं कि हम पे फ़ौज पर पूरा भरोसा है। और इधर राज्यसभा ने सहायक जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक और सरोगेसी विनियमन विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में चर्चा का जवाब दिया। इससे पहले विधेयक पेश करते हुए उन्होंने कहा कि देश में काफी क्लिनिक्स ऐसे चल रहे हैं जो आईवीएफ, सरोगेसी और एआरटी जैसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, और इस विधेयक का मकसद इसे नियमित करना है। साथ ही इन विषयों पर दिशा निर्देशों और व्यवस्था का मानकीकरण करना है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भ्रूण हस्तांतरण और भ्रूण बैंकिंग के लिए भी व्यवस्था बनाने की जरूरत थी। एक महिला अपनी लग्जरियस के लिए वो सरोगेट्स करे, ये ठीक नहीं है, तो उसको भी रोकने की आवश्यकता थी। और जिसको आवश्यकता हो, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो, क्लिनिकल उसमें कोई कमी है, ऐसी ही महिला सरोगेट्स का यूज करके अपने मातृत्व धारण करे। और इससे पहले राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने दोनों विधेयकों में शामिल कानूनी प्रावधान करने का स्वागत किया।
इसके साथ ही सदस्यों ने सरोगेसी विधेयक में नजदीकी रिश्तेदार की परिभाषा स्पष्ट करने और इसमें LGBTQ युगलों को शामिल करने का सुझाव दिया। The bill doesn't address the plight of such surrogate child found non-genetically connected with either of the parents post-birth due to mishaps arising out of switching or swapping of donated frozen gametes of couples in clinics or labs or sperm banks, which is statistically possible. Every year the clinic and bank must register under the National Registry of Banks and Clinics of India. The National Registry will be established under the bill and will act as central database with the details of all ERT clinics and banks in the country. यह भी उपलब्ध करता है कि इच्छुक दंपत्ति सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान को किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करेंगे। सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान को वह अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो जैविक संतान से उपलब्ध हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां कार्य दिवस था। आज के दिन लोकसभा ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी। इस विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाली पेंशन के साथ एक निश्चित आयु सीमा पार करने पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि की सुविधा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन या अन्य सुविधाओं को सरकार कम नहीं कर रही, बल्कि कुछ विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। विधि मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायालयों के कामकाज या न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है और इसमें गति लाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने विधेयक को मंजूरी दे दी। मैं आश्वासन देना चाहता हूं इस हाउस को कि इसमें जस्ट एनामोली है और इस एनामोली को ठीक करने के लिए हमने ये एक छोटा सा अमेंडमेंट लिया है। हमने जो कमिटमेंट जो किया है कि इस देश में संविधान के तहत जैसे हम लोग जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम करते हैं, इसमें हम विरोधाभास कभी कभी अगर लगता भी है, हमारा तरफ से हम प्रयास नहीं करेंगे। देश में प्रमुख बांधों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों वाले एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक को भी आज संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा में यह विधेयक 2019 में ही पारित हो गया था, लेकिन गुरुवार को राज्यसभा ने सरकारी संशोधनों के साथ बांध सुरक्षा विधेयक को पारित किया था, जिसके बाद आज लोकसभा ने राज्यसभा में पारित संशोधनों के साथ इस विधेयक को मंजूरी दी। यह विधेयक बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। साथ ही विधेयक में भारतीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण गठित करने का भी प्रावधान किया गया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को मंजूरी प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथा पारित बांध सुरक्षा विधेयक 2019 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत हुई। शीतकालीन सत्र के 8वें दिन विधायी कार्यों में आज लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर सदन में अपनी अपनी बात रखी। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की शुरुआत करते हुए डीएमके पार्टी की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि देश के कई राज्यों में बहुत अधिक बारिश जो है वो हो रही है और इसे भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के तौर पर देखा जा सकता है। कनिमोझी ने कहा कि चेन्नई जैसे शहरों में बाढ़ आ रही है, ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उसकी क्या योजना है। We have a problem. There's excessive rainfall. Chennai was flooded. My constituency, Thoothukudi, was flooded. We're struggling to drain the water out. But I think the union government has to have a clear plan about how we are going to deal with it.
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। इस बारे में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। It seriously needs to focus on fixing air PGMP and water quality and biodiversity. India, this report shows, is quite far from achieving sustainable development goals targets on environment. While the rhetoric on sustainability efforts of India has gone up, the increased vigor of efforts चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने उम्मीद जताई कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ ही पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण में जरूर सफलता मिलेगी। संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर्यावरण के संरक्षण पर पूरा ध्यान दे रही है। जिस तरह से विकसित देश अड़े हुए थे कि हम फेज आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल को, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से साथ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, यह फेज आउट नहीं बल्कि फेज डाउन शब्द का प्रयोग होगा, यह बताने के लिए सफिशिएंट है कि भारत अपने विकास के साथ किसी से भी समझौता नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाले फायदे को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाके में गरीब लोगों को पक्का मकान देना है। सरकार का अनुमान था कि देश में 2,95,00,000 लोगों को पक्का मकान देने की जरूरत है। साल 2021 नवंबर तक 1,65,00,000 आवास बनाकर दिए जा चुके हैं। सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के हिसाब से सरकार ने पीएम आवास योजना की अवधि साल 2024 तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अब तक इस पर 1,97,000 करोड़ रुपया व्यय हुआ है और इसके अतिरिक्त आज जो मंजूरी दी गई है ताकि शेष बचे पक्के मकान जो बनकर लोगों को तैयार करके दिए जा सकें, इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है। कैबिनेट ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। ये एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। अगले 8 साल में केन बेतवा नदी को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। ये प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. I appeal to all of you. मामले पे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है। What is important for all of us to realize is What I want to ask the Honorable Minister. What specific intervention are you doing? मोदी जी का सरकार ये चाहते हैं कि पूरा चर्चा हो जाए। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। a report of the Department of Parliament Standing Committee. राष्ट्रीय एक ही विधेयक पारित किया जाए। हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। नजर राज्यों की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में 201.16 करोड़ की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मांट में एक जनसभा को संबोधित किया।
अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ का मथुरा का यह 18वां दौरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की योजनाओं और नीतियों के व्यापक प्रचार के लिए विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए प्रदेश के 300 प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों और फिल्मों के माध्यम से सरकार का प्रचार किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पीआरडी जवानों को साल में 300 दिन की ड्यूटी देने की घोषणा की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी कश्मीर के शोपियां जिले के चेक चोलैंड क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। ओडिशा के चांदीपुर में हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 से सफल परीक्षण किया गया। इससे ब्रह्मोस मिसाइलों की उत्पादन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मध्य प्रदेश में आज टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। जिन्होंने अभी तक टीके नहीं लगवाए उनके घरों पर दस्तक दी गई। साथ ही सभी जिलों में रोको टोको अभियान चलाया गया ताकि कोरोना संक्रमण पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सके। प्रदेश में 16 और 22 दिसंबर को दोबारा ये अभियान चलाया जाएगा। मेघालय सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद राज्य में आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना, आरोग्य सेतु ऐप और व्यवहार परिवर्तन प्रबंधन ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है। ओडिशा के जाजपुर जिले में एक सरकारी आवासीय विद्यालय की 9 छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। आवासीय स्कूल में 182 छात्राएं हैं। सभी छात्राओं और कर्मचारियों की कोविड जांच कराई गई है। शिमला में ठंड बढ़ने के साथ पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से पर्यटन उद्योग पर असर पड़ सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पर्यटकों की संख्या कम रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में 22वीं मिसाइल वेसेल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। इस स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट युद्धि सुहा ने राष्ट्रपति से ध्वज प्राप्त किया। राष्ट्र सेवा के लिए सर्वोच्च कमांडर द्वारा सेना की किसी भी टुकड़ी को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश जब स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है, ऐसे समय में ये सम्मान और विशेष हो जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों ने भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बना दिया है। नौसेना ने कोविड महामारी के दौरान नागरिकों की स्वदेश वापसी और तौकती तूफान के दौरान बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर डाक विभाग ने विशेष डाक टिकट जारी किया। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, नौसेना अध्यक्ष के साथ साथ कई अन्य गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कृषि को लाभदायक, टिकाऊ और उत्पादक बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वी प्रवीण राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान करते हुए
उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने देश में कृषि उत्पादन में विविधता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हमें अनाज उत्पादन को कम करने और दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करने होंगे। उत्पादन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और कृषि रसायन उद्योग से सभी के लाभ के लिए इस दिशा में काम करने की जरूरत बताई। और देश में कुछ स्थानों पर ओमिक्रॉन के मामले का पता चलने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि नए वेरिएंट के रोगियों का इलाज अलग अलग आइसोलेशन क्षेत्र के साथ तय कोविड सुविधाओं में किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई क्रॉस संक्रमण ना हो। राज्यों को नियमित रूप से समीक्षा करने और ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके संपर्कों के साथ साथ उभरते हॉटस्पॉट के सकारात्मक मामलों के नमूने प्रोटोकॉल के अनुसार जीनोम अनुक्रमण के लिए इसाकोंग प्रयोगशालाओं को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में करीब 130 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73,62,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत की जनता एक बार कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। आज भारत ने 130 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 9,525 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 93,000 के करीब पहुंच गई, जो कि 555 दिनों में सबसे कम है। फिलहाल देश में एक्टिव केस कुल मामलों के 1% से भी कम हैं। आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए ये फैसला लिया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर और प्रमुख ब्याज दरें रेपो रेट 4 और रिवर्स रेपो दर 3.35% बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क और राज्य की वैट दरों में हाल में की गई कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से खपत की मांग भी बढ़ेगी। आरबीआई ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुलमर्ग में हुए सैन्य अभ्यास की तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।